नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो चुनाव की घोषणा हो गई। झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने तो हरियाणा और कश्मीर के साथ ही चाहिए थे, लेकिन साथ नहीं कराया गया, अलग से कराया गया और कल चुनाव की घोषणा हो गई। आप देखिए चुनाव आयोग कितना निरपेक्ष होकर काम करता है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग से कोई लेना देना नहीं है। वो इसी बात से सामने आ जाता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले ही कह दिया था कि आज चुनाव की घोषणा होने वाली है। अब हेमंत बिस्वा शर्मा को किसने बताया, ये जानने के लिए कोई नजूमी होने की जरूरत नहीं है, कोई विद्वान होने की जरूरत नहीं है। जो है वो आप सब लोग जानते हैं। और चुनाव आयोग की इस घोषणा में बहुत मजेदार चीज ये है कि झारखंड में जो छोटा सा स्टेट है, बिहार से अलग करके बनाया गया था, वहां 2 चरण में चुनाव होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में 1 चरण में चुनाव हो जाएगा। महाराष्ट्र को अगर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें वहां पे है और क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे, एरिया देखेंगे तो महाराष्ट्र यूपी से भी बड़ा है। लेकिन चुनाव आयोग की माया यह है कि झारखंड में 2 बार में चुनाव होगा, लेकिन महाराष्ट्र में 1 बार में ही चुनाव हो जाएगा। वैसे मजेदार बात यह है कि उपचुनाव की भी घोषणा हुई। एक घोषणा तो लोकसभा में जिन लोगों ने लोकसभा की सीट छोड़ दी थी या किसी वजह से खाली हो गई थी, उन सीटों की घोषणा हुई। उसमें वायनाड की भी घोषणा है और वायनाड की घोषणा होते ही कांग्रेस ने एक लेटर जारी करके वहां से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की बात कर दी। यानी 99 के चक्कर में जो फंसी हुई है कांग्रेस, वो 100 तक पहुंच जाएगी वायनाड वाले चुनाव के बाद। तो ये एक न्यूज तो है ही जो आप सब लोगों को पता होगी। दूसरी न्यूज भी आप लोगों को पता होगी और वो उतनी ही मजेदार है कि अयोध्या के पास मिल्कीपुर, जहां से अवधेश प्रसाद जी विधायक थे और चुनाव लड़ा उन्होंने, अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में हराया भारतीय जनता पार्टी को, उस मिल्कीपुर पर उपचुनाव घोषित नहीं किया गया। अब जब पूछा गया, मुख्य चुनाव आयोग उर्फ महान शायर राजीव कुमार जी से जब पूछा गया, शायरी उन्होंने कल भी सुनाई थी लेकिन वो भी इतनी घटिया थी कि मैं अपने आप को दोबारा सुनने का कष्ट नहीं देने वाला हूं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा वहां पे कोर्ट केस चल रहा है, इसलिए वहां पर चुनाव नहीं होगा। रात में ही यह खबर आ गई कि बाबा गोरखनाथ जिन्होंने वहां पर कोर्ट केस किया हुआ था, वो कोर्ट केस वापस ले लिया। रात से सुबह हो गई, आधा दिन बीत गया, लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं बता पा रहा है कि मिल्कीपुर में चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। भाई आप कह रहे हैं कोर्ट केस था, लीजिए कोर्ट केस वापस हो गया, आप चुनाव की घोषणा कर दीजिए। डेट पहले से आई हुई है, उसी डेट पर चुनाव करा लीजिए मिल्कीपुर में। लेकिन ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी जानते हैं कि बाकी सीट पे जो भी हो, मिल्कीपुर में उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। और मिल्कीपुर में अगर हारेंगे तो अयोध्या फैजाबाद के हारने का जो दर्द है वो और थोड़ा गहरा हो जाएगा। इसलिए मिल्कीपुर में फिलहाल विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं की गई है। बेहतर तो यही होता कि जल्दी से जल्दी चुनाव आयोग कम से कम मिल्कीपुर में घोषणा कर देता चुनाव की, क्योंकि उसने ही कहा था कि वहां पर लीगल केस चल रहा है। अब वो लीगल केस वापस हो गया है, तो इस बात की कोई वजह है नहीं कि वहां पर चुनाव ना कराया जाए। अगर जल्दी से जल्दी मिल्कीपुर में घोषणा नहीं होती है तो अखिलेश यादव की बात सही साबित हो जाएगी कि हार के डर से मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं कराया जा रहा है, वहां शायद और तैयारी करनी पड़े। लेकिन असली तैयारी तो बहराइच और बाकी सारी जगहों पर जो तमाशा हुआ उससे हो गई। बहराइच में आप जानते हैं उस लड़के का वीडियो आया था झंडा फहराते हुए, उसके बाद पता चला कि उसकी हत्या हो गई है, उसको गोली मार दी गई है। कल मैं ढेर सारी तस्वीरें और फोटोग्राफ जो वहां के पत्रकार लगातार अपडेट कर रहे हैं वो मैं देख रहा था। उसका घर दिखाई दे रहा है एक फोटोग्राफ में। इस घर को देख के आप समझ सकते हैं कि घर की स्थिति क्या थी। भंडारे वगैरह में यह आदमी खाना बनाता था। अभी कुछ दिन पहले इसने प्रेम विवाह किया था। बूढ़े माँ बाप हैं इसके, 4 भाई ये लोग टोटल थे, जिसमें 2 भाई पहले ही मर चुके हैं। एक ने शायद आत्महत्या कर ली थी, एक की किसी तरह से एक्सीडेंट वगैरह में डेथ हो गई थी। तो घर की क्या हालत है वो आप देख रहे हैं। भंडारा बनाता था तो उसकी अपनी आर्थिक हालत क्या होगी वो आप देख रहे हैं। लेकिन नसों में जहर जो धार्मिक नफरत का है, सांप्रदायिक नफरत का है, वो इतना गहरा भरा हुआ है कि अपना घर संभालने, अपने माँ बाप को संभालने, जो देखने में ही लग रहे हैं कितने बूढ़े हैं, अपनी पत्नी को संभालने की जगह भाई साहब को जिद थी, मिश्रा जी को जिद थी कि वो जाकर राम भक्ति करेंगे, वो हिंदू भक्ति करेंगे, वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किसी के घर में घुस जाएंगे, उसके घर की रेलिंग तोड़ देंगे, उसके घर पे झंडा फहरा देंगे और फिर वही होगा जो हुआ।
हालांकि अगर हत्या नहीं हुई होती तो बहुत बेहतर होता, हत्या नहीं होनी चाहिए थी। मान लो वो पकड़ भी गया है तो मार पीट कर या कैसे भी करके उसको पुलिस के हवाले किया गया होता। उसको गोली मारने वाले भी कम दोषी नहीं हैं। अगर ऐसे ही आंख का बदला आंख से लिया जाता रहेगा तो वही होगा जो गांधी जी ने कहा था कि हम सब अंधे हो जाएंगे और क्या होगा। उसकी तो जान चली गई, उसका परिवार का तो जो होगा वो होगा। अब इसके बाद सैकड़ों लोग गिरफ्तार होंगे, जेलों में जाएंगे, मुकदमे लड़ेंगे। इन सब के घर में अंधेरा होगा, रोशनी होगी तो सिर्फ राजनीति करने वालों के घर में, जो इस धार्मिक दंगे का, इस सांप्रदायिक दंगे का फायदा उठाना चाहेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं 2014 के बाद क्या बदल गया है। हम लोग भी बच्चे रहे हैं, उसी यूपी में पले हैं। दुर्गा पूजा होती थी, शानदार तरीके से माता दुर्गा की मूर्तियां लगती थी। हम लोग उनको दहाने ले जाते थे, नारे लगाते हुए, धार्मिक नारे लगाते हुए दहाने ले जाते थे और प्यार से दहा के आते थे। कई बार मुस्लिम मोहल्ले भी बीच में अगर पड़ जाएं तो वो लोग भी आते थे अपने छत पे जुलूस देखने के लिए, हंसते मुस्कुराते थे, कई बार मालाएं फेंकते थे, जुलूस निकलते थे, दुर्गा पूजा होती थी, मूर्ति दहाई जाती थी। लेकिन इस प्रोसेस में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे। 2014 के पहले का भी हिंदू इतने ही प्यार से दुर्गा भक्ति करता था, लेकिन उसके मन में नफरत नहीं थी। वो किसी मस्जिद के सामने जाकर गंदे गाने नहीं बजाता था। वो किसी मस्जिद के सामने जाकर मुसलमानों को मां बहन की गालियां नहीं देता था। कौन सी देवी हैं जो मां बहन की गाली अच्छा समझेंगी? जितनी मां बहन की गालियां होती हैं वो सब औरतों के लिए होती हैं। जब आपको मां की गाली दी जाती है तो वो आपको कम दी जाती है, आपकी मां को दी जाती है, आपकी बहन को दी जाती है। अब देवी जो खुद स्त्री हैं वो कैसे बर्दाश्त करेंगी कि उनके सामने कोई गाली दे? ऐसे लोग देवी के भक्त कैसे हो सकते हैं? एक तरफ आप मातृशक्ति की, देवी की बात करेंगे, उनका भक्त खुद को कहेंगे, और दूसरी तरफ दूसरों की माओं और बहनों को आप गालियां देंगे गंदी गंदी। तो आप असल में भक्त नहीं हैं, आप सिर्फ नफरती चिंटू हैं जिसके मन में माता दुर्गा के लिए, देवी के लिए कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरी हुई है। ये बातें बार बार कई दोस्तों को जो रेगुलर वीडियोस देखते हैं उनको लगता होगा कि ये बातें दोहराई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, जब हमारे देश में ये हिंसा दोहराई जा रही है, जब हमारे देश में ये पागलपन दोहराया जा रहा है, तो इन बातों को भी बार बार दोहराया जाना जरूरी होगा। देखिए हमारे देश में क्या हालत है। चंद्रबाबू नायडू के बारे में आप जानते हैं। चंद्रबाबू नायडू समर्थक हैं हमारे मोदी जी के। उनके भरोसे ये सरकार चल रही है, उनके सहारे ये सरकार चल रही है। चुनाव की घोषणा के साथ साथ एक और घोषणा आज हो गई कि जिस ईडी ने उनको 53 दिन जेल में रखा था, जिस ईडी ने उनके ऊपर 371 करोड़ का केस लगाया था, उस ईडी ने कह दिया कि उनके ऊपर तो कोई दाग ही नहीं है, उनके खिलाफ तो कोई सबूत ही नहीं पाया गया। और अब चंद्रबाबू नायडू जी बिल्कुल आजाद हैं। इसलिए आजाद हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप एक ऐसे नेता का नाम नहीं बता पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो और उसको ईडी, सीबीआई ने पीएमएलए या किसी भी केस में क्लीन चिट दी हो। कल हमारे जो जज साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, जो अदालत के बाहर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने कहा कि जो बीमार लोग हैं उनको जमानत मिलनी चाहिए। मैं पूछना चाहता था कि फादर स्टेन स्वामी जो थे, इतनी बुरी तरह से बीमार थे, उनको पानी पीने के लिए स्ट्रा की जरूरत पड़ती थी, हाथ से नहीं पी पाते थे क्योंकि हाथ हिलता था। वो स्ट्रा तक देने के लिए परेशान किया गया और पुलिस हिरासत में ही उनकी डेथ हो गई बीमारी के दौरान, उनको जमानत नहीं मिली। जीएन साईं बाबा 90% उनका शरीर काम नहीं करता था, उनको 4 साल जेल में सड़ा दिया गया। जमानत जब मिली तब तक तबीयत उनकी इतनी खराब हो चुकी थी कि साल भर के अंदर अंदर उनकी डेथ हो गई। कितने नाम गिनाए जाए, कितनी चीजें गिनाई जाएं, ये जो बाहर भाषण दिए जाते हैं और अंदर जो कार्रवाई होती है उसके बीच में इतना फर्क क्यों है, ये बात तो कोई नहीं समझ सकता। उधर महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बनाकर पेश किया गया। लॉरेंस बिश्नोई की हालत यह है कि वो गुजरात के साबरमती जेल में है, जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। उसको मुंबई की पुलिस मुंबई लाकर पूछताछ करना चाहती है क्योंकि उसके गैंग ने बाकायदा जिम्मेदारी ली है बाबा सिद्दीकी की हत्या की और सलमान खान को धमकी दी है। मुंबई की पुलिस गुजरात से उसको लाकर पूछताछ नहीं कर सकती क्योंकि हमारी होम मिनिस्ट्री ने, हमारे गृह मंत्रालय ने बाकायदा एक आदेश पास किया हुआ है कि उसको साबरमती जेल से बाहर ले जाकर कोई पूछताछ नहीं की जा सकती।
आखिर लॉरेंस बिश्नोई से ऐसी क्या मोहब्बत है गृह मंत्रालय की, यह समझना बहुत मुश्किल काम है। और तब तो और मुश्किल काम है जब कनाडा से कल जो खबर आई है उसमें कहा गया है कि कनाडा में जो खालिस्तानी सिखों की हत्या हुई है उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम है। यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो वहां पर हमारी एम्बेसी के जो अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर काम कर रहा है और उसमें गृह मंत्री तक का नाम लिया गया है। तो बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद महाराष्ट्र में घोषणा हो गई है। उसके पहले शिंदे साहब जितना लुटा सकते थे, लाडकी बहना योजना उन्होंने शुरू की, उसके पैसे लोगों के पास पहुंच गए। टोल टैक्स माफ कर दिया गया। जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई इसके एक दिन पहले रात को टोल टैक्स माफ कर दिया गया और भी बहुत सारी रेवड़ियां बांटी गई हैं। जब दूसरे प्रदेशों में किसानों के लिए कुछ किया जाता है, नौजवानों के लिए कुछ किया जाता है, बिजली के बिल में कुछ किया जाता है, तब यह सरकार कहती है कि रेवड़ी बांटने का कल्चर ठीक नहीं है। लेकिन अपनी सत्ता लाने के लिए इतनी रेवड़ियां बांटी गई हैं, इतनी रेवड़ियां बांटी गई हैं कि पूछिए मत। अब यह सारा जो खेल है चुनाव आयोग ने हरियाणा में जो किया, चुनाव आयोग ने कल एक सवाल उठाया और वो सवाल यह उठाया कि 8 बजे शुरू हो गई हर जगह ये घोषणा कि इतने सीट पर ये आ गए हैं, इतने सीट पर ये आ गए हैं, जबकि काउंटिंग 8:30 बजे शुरू हुई। एक सवाल तो ये बनता है कि इतने दिन तक क्यों आप शांत बैठे थे, और अगर मुझे ठीक से याद है तो लोकसभा चुनाव में भी यही हो रहा था, तब आपने आपत्ति क्यों नहीं की। एक सवाल तो ये उठता है। लेकिन दूसरा सवाल हमारे उन यूट्यूब चैनल के मित्रों पर, टीवी चैनल्स पर भी उठता है जो चुनाव परिणाम बताने की इतनी जल्दीबाजी में होते हैं, इतनी जल्दीबाजी में होते हैं कि उनका चले तो 9 बजे ही मिठाई बिटवा दें, उनका चले तो 9 बजे ही ढोल बजवा दें। और साथ में सवाल जो हमारी सर्वे एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल करती हैं उन पर भी उठता है कि लगातार उनके आंकड़े गलत हो रहे हैं, फिर भी आंकड़े देना कोई नहीं छोड़ रहा है। कोई कांग्रेस को जिता रहा है, कोई बीजेपी को जिता रहा है, हर चैनल किसी न किसी पार्टी का हिस्सा हो गया है। इस सवाल पर भी हमको सोचना पड़ेगा कि आखिर जनता भरोसा करे तो किस पे करे। हां, यह सवाल चुनाव आयोग का जो खेल और सामने आए हैं उससे भी सवाल उठते हैं कई जगहों पर, जो जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं। जैसे यह आरोप लगा कि जो बैलेट बॉक्स बाद में खुले वो 99% चार्ज थे। दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं होती है जिसको आप यूज ना भी करें, 3 दिन ऐसे ही बंद करके रख दें तो भी बैटरी डाउन हो जाती है। चुनाव की जो वो बैलेट मशीन्स थी उन मशीनों पर तो बाकायदा वोटिंग हुई, उनकी पैकिंग हुई, 2 दिन रखी गई, और उसके बावजूद अगर 99% चार्ज थी तो इसके पीछे क्या है, इसका जवाब शेरो शायरी से नहीं देना चाहिए। और विपक्ष को अगर लगता है कि यह गलत है तो उसको भी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित न रह के कोर्ट में जाना चाहिए। अब क्या यही खेल महाराष्ट्र में भी खेला जाएगा? आखिर एक दिन में पूरे महाराष्ट्र में चुनाव कराने का क्या मतलब है, जबकि उत्तर प्रदेश में 4-4, 5-5 बार में चुनाव होता है, झारखंड में 2 बार में चुनाव हो रहा है। इसके पीछे क्या खेल हो सकता है? एक ही बार में सारा खेल कर देने का कुछ मामला है या कोई और मामला है? यह धीरे धीरे समझ में आएगा कि आखिर इतने बड़े महाराष्ट्र में एक दिन में चुनाव क्यों कराया जा रहा है। महाराष्ट्र में आप जानते हैं 2 गठबंधनों के बीच मुकाबला है। एक तरफ महायुति है जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, टूटी हुई शिवसेना है और टूटी हुई एनसीपी है, और दूसरी तरफ ओरिजिनल शिवसेना है, ओरिजिनल एनसीपी है और कांग्रेस पार्टी है। अब आप देखिए चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, उसका फैसला आना था। अब चुनाव घोषित हो गए लेकिन अभी तक उसका फैसला नहीं आया, वो टलता ही जा रहा है। इसका नुकसान यह है कि जिस आदमी ने शिवसेना बनाई उसके पास शिवसेना का सिंबल नहीं है, और शरद पवार जो कांग्रेस से अलग होकर नेशनलिस्ट कांग्रेस बनाते हैं, एनसीपी बनाते हैं, उनके पास उसका सिंबल नहीं है। तो खेल तो पहले से चल रहे हैं, अब चुनाव में क्या खेल होंगे, एक दिन में चुनाव करने के पीछे क्या खेल है, यह बात तो शायद थोड़ा बाद में ही समझ आएगी, या फिर आपको एक्सपर्ट ही बता पाएंगे। यहां से इसका अंदाज लगा पाना भी अभी मुश्किल है। लेकिन यह सवाल बिल्कुल साफ साफ उठता है कि आखिर एक दिन में चुनाव करने के पीछे साजिश क्यों है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार जो गठबंधन है उस गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। शरद पवार के जो भतीजे हैं अजित पवार, उनके साथ विवादों की बात लगातार आ रही है। एक मंत्री ने कहा कि उनके साथ बैठने पर उल्टी आती है, किसी मंत्री ने कुछ कहा, और उनके जीत की बहुत संभावनाएं बताई नहीं जा रही हैं। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने जो कहा है उस पर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कांग्रेस को। राहुल गांधी ने कहा है कि ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा हरियाणा चुनाव के पहले सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे दफ्तर में आई थी, हमने उनका इंटरव्यू किया था, तो भी मैंने यह सवाल पूछा था कि हरियाणा में आप कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है। तो
तो ये ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा चुनाव हराता है। इसलिए कांग्रेस और विपक्ष को कई मोर्चों पर चुनाव लड़ना है, उम्मीदवारों से चुनाव लड़ना है, आपस के गठबंधन में उनको देखना है कुछ गड़बड़ ना हो, और उसके बाद चुनाव आयोग से लेकर स्थानीय प्रशासन और सबके खेल देखने हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां भी जीती हुई बाजी पलट दी जाए। जो सारी चीजें चुनाव से पहले हुई हैं, चाहे वो बाबा सिद्दीकी की हत्या हो, चाहे 5,000 करोड़ रुपए का ड्रग पकड़ा जाना हो, चाहे बाकी सारी चीजें जो लगातार सामने आ रही हैं वो हों, ये बहुत अच्छे लक्षण नहीं हैं। विपक्ष को बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी और बहुत साफ लग रहा है कि जो सत्ता पक्ष है वो कैसे भी चुनाव जीतने के लिए तैयार है, और चुनाव आयोग तो अब मुशायरा सेंटर बन गया है। उससे कोई शिकायत करना, उससे कोई उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। अगर विपक्ष के नेता मिलने जाएंगे तो उनको अच्छी चाय मिलेगी और चाय पी के वापस लौटना पड़ेगा, इससे ज्यादा उनको कुछ मिल पाएगा ऐसा समझ में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर कुछ मिल सकता है शायद, लेकिन वहां भी प्रोसेस इतना लंबा है कि जब तक न्याय मिलेगा तब तक तो बहुत सारा खेल हो चुका होगा। तो क्या है राजनीति महाराष्ट्र के पीछे? महाराष्ट्र में एक दिन में चुनाव कराने के पीछे क्या खेल है? झारखंड में क्या चल रहा है? ये सारी डिटेल धीरे धीरे जैसे जैसे सामने आएंगी हम लगातार अपडेट करते रहेंगे। कुछ सवाल मैंने आपके सामने छोड़े हैं कि बहराइच जैसी हिंसा क्या वाकई उपचुनाव के पहले माहौल बनाने के लिए हुई है, और अगर ऐसा हुआ है तो इसका शिकार कौन है, आम लोग या नेता? ये सवाल है जो मैं चाहता हूं आप सोचें। ये सवाल है मैं चाहता हूं जिसका जवाब आप कमेंट में दें। ये सवाल है जो जिस दिन हम सोच लेंगे उस दिन दंगे बंद हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।